हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं सौरभ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन एजुकेशन एकेडमी बाय सौरभ सर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। चलिए भाई, आज के टॉपिक की बात करते हैं। आज हम इंग्लिश ग्रामर फाउंडेशन बैच चल रहा था जो हमारा, उसमें वर्ब टॉपिक की क्लासेस चल रही थी, जिसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं पार्टिसिपल के बारे में। आपको पता होगा कि पार्टिसिपल क्या होते हैं। हमने पढ़ा था कि जो हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब होती है, नॉन फाइनाइट वर्ब के 3 टाइप्स होते हैं: इन्फिनेटिव, पार्टिसिपल एंड जीरेंड। इन्फिनेटिव हमारा हो चुका है, अब हम आज पढ़ने जा रहे हैं पार्टिसिपल के बारे में। चलिए, तो पार्टिसिपल से संबंधित सारी चीजें समझते हैं कि इससे हमें क्या क्या टॉपिक में पढ़ना है। तो पार्टिसिपल के बारे में पढ़ना है कि हमें पार्टिसिपल होता ही क्या है, पहले इसको समझना है। दूसरा, हमें सीखेंगे कि इसके कितने टाइप्स होते हैं और जो टाइप्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं, उनके बारे में भी हमें पढ़ना है। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। पार्टिसिपल क्या होते हैं। पार्टिसिपल की डेफिनेशन अगर आपसे कोई पूछे कि कैसे क्या इसकी डेफिनेशन है, तो आपको बताना है अ पार्टिसिपल इज दैट फॉर्म ऑफ अ वर्ब दैट कैन एक्ट एज एन एडजेक्टिव इन अ सेंटेंस। वी कैन से दैट अ पार्टिसिपल इज अ वर्बल एडजेक्टिव। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसी वर्ब जो क्या करती है, इस सेंटेंस में यूज होकर एडजेक्टिव का काम करें। एक वर्ब जो सेंटेंस में यूज होती है और वह एडजेक्टिव का काम करती है, उसे हम कहते हैं पार्टिसिपल। क्या कहते हैं उसे? पार्टिसिपल कहते हैं। आपने कहा सर कैसे? चलिए समझते हैं एग्जांपल की हेल्प से। जैसे हमारे सामने लिखा है, द फ्लाइंग काइट्स लुक्ड अट्रैक्टिव इन द स्काई। क्या लिखा भाई? देखो, फ्लाई मीन्स क्या होता है? उड़ना। फ्लाई मीन्स क्या होता है? उड़ना। उड़ना के साथ आईएनजी लगाया तो क्या हो गया? फ्लाइंग। अब उड़ रही पतंगे, उड़ रही पतंगे। तो जो फ्लाई आया, पतंगे कैसी थी? क्या कर रही थी पतंगे? कैसी थी पतंगे? उड़ रही थी। तो ये जो फ्लाइंग लिखा हुआ है, ये वर्ब से बना हुआ है। फ्लाई एक वर्ब वर्ड है, वर्ब से आईएनजी लगाई, फ्लाइंग हो गया। तो ये हमारा यहाँ पे फ्लाइंग जो वर्ड यूज हो रहा है, ये एज एन एडजेक्टिव यूज हो रहा है। किसकी तरह यूज हो रहा है? एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है। इसीलिए हमने इसको कहा है पार्टिसिपल। क्या कहा? पार्टिसिपल। यही हमारी डेफिनेशन लिखी हुई थी कि एक वर्ब जो एडजेक्टिव सेंटेंस में एडजेक्टिव की तरह यूज होती है, उसे हम पार्टिसिपल कहते हैं। अब देखो, नाउन है ये, काइट्स हमारी क्या हो गई? नाउन हो गई। नाउन से पहले क्या आता? एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव से पहले क्या आता? डिटरमिनर्स आता है। डिटरमिनर, एडजेक्टिव, इन सभी के बारे में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? एडजेक्टिव। और ये हमारी क्या हो गया? डिटरमिनर। इसलिए हमने इस फ्लाइंग को क्या कहेंगे? पार्टिसिपल कहेंगे। क्या कहेंगे? पार्टिसिपल कहेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल से समझते हैं इसी तरीके से। द एम्यूज्ड चिल्ड्रन लाफ्ड अ लॉट। एम्यूज्ड का मतलब होता है खुश। क्या होता है? खुश। ठीक है भाई। तो भाई बच्चे कैसे थे? आपने कहा सर खुश थे। ठीक है, कैसे थे बच्चे? खुश थे। तो चिल्ड्रन हमारा नाउन है, एम्यूज्ड हमारी वर्ब है जो कि एडजेक्टिव की तरह हम यहाँ यूज कर रहे हैं। इसलिए इस वर्ब को, एम्यूज्ड को, हम क्या कहेंगे? पार्टिसिपल कहेंगे। क्या कहेंगे? पार्टिसिपल कहेंगे। इसीलिए मैंने इसके आगे लिखवाया है, वी कैन से दैट अ पार्टिसिपल इज अ वर्बल एडजेक्टिव। इसीलिए हमने कहा कि जो पार्टिसिपल होते हैं हमारे, ये क्या होते हैं? वर्बल एडजेक्टिव होते हैं, क्योंकि ये वर्ब से मिलकर बने होते हैं। इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं? वर्बल एडजेक्टिव कहते हैं। समझता, आशा करता हूं कि आपको पार्टिसिपल समझ में आया होगा क्या होते हैं। चलिए भाई, अगर आपको समझ में आ गया है तो मैं क्या कर रहा हूं, थोड़ा सा इसको इरेज कर रहा हूं और आप यहाँ पे नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, काइंड्स ऑफ पार्टिसिपल। क्या हेडिंग डालेंगे भाई? काइंड्स ऑफ पार्टिसिपल। चलिए भाई, तो फिर फटाफट हेडिंग डालिए, काइंड्स ऑफ पार्टिसिपल। बताइए भाई, कितने काइंड्स होते हैं पार्टिसिपल के? तो हम कहेंगे देयर आर 3 काइंड्स ऑफ पार्टिसिपल। कितने काइंड्स होते हैं? देयर आर 3 काइंड्स ऑफ पार्टिसिपल। 3 काइंड्स होते हैं। अब उनके नाम क्या होते हैं? चलिए भाई, पार्टिसिपल। थ्री काइंड्स ऑफ पार्टिसिपल। फर्स्ट इज प्रेजेंट पार्टिसिपल। पहले वाले का नाम क्या होता है भाई? प्रेजेंट पार्टिसिपल।
दूसरे वाले का नाम होता है भाई पास्ट पार्टिसिपल। क्या होता है? पास्ट पार्टिसिपल। और थर्ड वाले का नाम होता है भाई परफेक्ट पार्टिसिपल। ये आर बना हुआ है, मैं फिर से लिख दे रहा हूं, परफेक्ट पार्टिसिपल। चलिए भाई, ये तीन काइंड्स होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल। पहले आप लोग इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम वन बाय वन इनके बारे में रीड करने वाले हैं। चलिए भाई नोट करते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होते हैं। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल, तो लिखेंगे लिखिए भाई द प्रेजेंट पार्टिसिपल, द प्रेजेंट पार्टिसिपल is always active. It denotes an incomplete action or state। ये क्या बताते हैं? द प्रेजेंट पार्टिसिपल इज ऑलवेज एक्टिव, इट डिनोट्स एन इनकम्प्लीट एक्शन और स्टेट एंड is formed from adding ing to the root form of verb, root form of a verb, रूट फॉर्म ऑफ अ वर्ब। क्या लिखा भाई? मैंने लिखा है प्रेजेंट पार्टिसिपल इज ऑलवेज एक्टिव, इट denote an incomplete action or state and it is formed from adding ing in the root form to the root form of verb। बात कुछ आपको समझ में नहीं आएगी सर जी, आपने डेफिनेशन लिख दिया है, जिनको इंग्लिश समझ में आ रही है तो वो समझ पाए होंगे थोड़ा बहुत। मैं आपको सिंपल सी भाषा में इसका मीनिंग समझाता हूँ। प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब है कि ऐसा वर्ब जिसमें आईएनजी लगी हो, ऐसी वर्ब क्या है जिसमें आईएनजी लगी हुई होगी और वो एडजेक्टिव का काम कर रही होगी। किसका काम कर रही होगी? एडजेक्टिव का काम कर रही होगी, उसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहेंगे। क्या कहेंगे? उसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहेंगे। चलिए भाई समझते हैं एग्जाम्पल की हेल्प से। जैसे मैंने कहा, मैंने आपके सामने सबसे पहले एक एग्जाम्पल लिया था द फ्लाइंग काइट। क्या लिया था? द फ्लाइंग काइट्स looked attractive in the sky, तो देखिए भाई यहाँ पे जो हमारी वर्ब है इसमें आईएनजी लगा हुआ है। आप कहेंगे सर बिल्कुल, तो इसे हम नाम देंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या कहेंगे भाई? प्रेजेंट पार्टिसिपल। बाकी सारी चीजें आपको पता है कि ये काइट हमारी नाउन है और नाउन से पहले हमने इसको एडजेक्टिव की तरह यूज किया। ये प्रेजेंट है, इसमें आईएनजी लगी हुई, तो एक ऐसा पार्टिसिपल हो गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। चलिए भाई नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। जैसे मैंने कहा द बार्किंग डॉग्स रन अराउंड। देखिए भाई इसमें हमारा डॉग्स क्या है? नाउन है। क्या है भाई? ये जो डॉग्स है हमारे क्या है? आप कहेंगे सर ये नाउन है। नाउन से पहले देखो बार्किंग भौंकता हुआ, भौंकना एक वर्ब होती है, बार्किंग एक वर्ब है और जिसमें आईएनजी लगा हुआ है। ये हमारी वर्ब है लेकिन ये एडजेक्टिव की तरह सेंटेंस में यूज हो रही है। किसकी तरह यूज हो रही है? सेंटेंस की तरह, सॉरी एडजेक्टिव की तरह यूज हो रही है, इसलिए कैसी वर्ब है? हमारी प्रेजेंट पार्टिसिपल है। कैसी है ये? प्रेजेंट पार्टिसिपल। समझ में आ रही बात? क्योंकि इसके साथ आईएनजी लगी और ये वर्ब है और ये एडजेक्टिव का काम कर रही है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? प्रेजेंट पार्टिसिपल। नेक्स्ट एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने कहा द
द रनिंग चिल्ड्रन were the running children were exhausted. देखिए भाई चिल्ड्रन हमारा इसमें क्या है, ये हमारा नाउन है। आप कहेंगे सर बिल्कुल है। देखिए भाई रन मीन्स दौड़ना होता है, हम जानते हैं। रन हमारी एक वर्ब है, उसमें आईएनजी लगी हुई है। जब वर्ब के साथ आईएनजी लग जाती है तो हम उसे क्या कहते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। और ये जो रनिंग है इस नाउन से पहले आई है। नाउन से जब भी कोई वर्ड पहले आता है तो वो क्या होता है, या तो एडजेक्टिव होता है या डिटर्मिनर होता है। यहाँ रनिंग एडजेक्टिव का काम कर रही है क्योंकि उसके बाद हमारा क्या है, डिटर्मिनर है। तो ये हमारी जो रनिंग है कैसी पार्टिसिपल हो गई, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, जो कि क्या कर रही है, एक एडजेक्टिव का काम कर रही है। समझ में आई बात? आप कहेंगे सर बिल्कुल समझ में आ रही है। समझ में आ रही है कि नहीं भाई बात? चलिए भाई, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे भाई, प्रेजेंट पार्टिसिपल के बाद आता है हमारा पास्ट पार्टिसिपल। क्या आता है, पास्ट पार्टिसिपल। समझ में आ गया कि नहीं भाई, प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब हमारी नेक्स्ट हेडिंग है पास्ट पार्टिसिपल। तो इसमें नोट डाउन करेंगे हम, क्या करेंगे, अ पास्ट पार्टिसिपल, अ पास्ट पार्टिसिपल, अ पास्ट पार्टिसिपल denotes a past participle denotes an action or state which is completed, ठीक है, and which is completed and is no longer in progress, is no longer in progress। देखिए भाई मैंने लिखा पास्ट पार्टिसिपल डिनोट्स एन एक्शन और स्टेट। जो हमारे पास्ट पार्टिसिपल होते हैं ये उस एक्शन को बताते हैं, उस स्टेट को बताते हैं जिसमें कोई काम क्या है, हो चुका है। काम हो चुका है तो ऐसी हमारी वर्ब आएगी, लेकिन वो वर्ब भी हमारी एडजेक्टिव की तरह यूज हो रही होगी, इसलिए हम उसे क्या कहते हैं, पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। क्या कहते हैं, पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। अब हमें इस पास्ट पार्टिसिपल में कुछ चीजें और ऐड करनी है। तो देखिए भाई क्या हुआ कि जो हमारे पास्ट पार्टिसिपल होते हैं किससे मिलकर बने होते हैं। तो इसके आगे लिखेंगे, if the past participle is formed from ट्रांजिटिव वर्ब। किससे मिलके बने होते हैं हमारे पास्ट पार्टिसिपल, आप कहेंगे ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती हैं हम आपको बता चुके हैं। अगर आप नहीं जानते तो हमारी वर्ब की ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब की क्लास है, उसको देखिए फिर आप इस क्लास को करें। क्या कहा हमने, इफ द पास्ट पार्टिसिपल इज फाउंड फ्रॉम द ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। और ये जो वर्ब आएगी किस फॉर्म में होगी, इट इज पैसिव इन फॉर्म। पैसिव फॉर्म मतलब कि वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, इट इज पैसिव इन फॉर्म। और हमारी जो ट्रांजिटिव वर्ब जो हमारी जो हम अगर पास्ट पार्टिसिपल जो वर्ब होंगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म एक एक्सपेंड होती है, तो लिखेंगे अ पास्ट पार्टिसिपल is ends in इनके जो पास्ट पार्टिसिपल खत्म होगा उसके लास्ट में आपको देखने को मिलेगा ed, d, en, n या t, ये वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे।
चलिए भाई आप लोग पहले इसको पूरा नोट डाउन कर लीजिए। कल में जैसे मैंने कहा आ लॉस्ट अपॉर्चुनिटी A lost opportunity is never returns, is never return। जो अपॉर्चुनिटी हमारी खो जाती है वो दोबारा लौट कर नहीं आती है। अपॉर्चुनिटी हमारा जो एक वर्ड है ये क्या है, एक नाउन है। क्या है? नाउन है। और ये जो लॉस्ट है, लॉस्ट मीन्स होना है खोना, खो देना, ये हमारी एक वर्ब होती है। इसका थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट पार्टिसिपल हमने यूज किया है, लॉस्ट हो गया। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो हमारा पास्ट पार्टिसिपल होता है वो ट्रांसिटिव वर्ब से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना हुआ रहता है? ट्रांसिटिव वर्ब से मिलकर बना होता है। जो ट्रांसिटिव वर्ब होती हैं ये हमेशा पैसिव फॉर्म में होती हैं। मतलब यहाँ पे हम जो पास्ट पार्टिसिपल यूज करेंगे बस वो वर्ब की थर्ड फॉर्म में हमें देखने को मिलेगा। आम भाषा में कहें तो वर्ब की थर्ड फॉर्म में देखने को मिलेगा। अगर हम कैसे पहचाने सर ये पास्ट पार्टिसिपल है, तो वर्ब जो होगी हमारी उसके लास्ट में आपको ईडी, डी, ईएन, एन, टी ये वर्ड आपको देखने को मिलेंगे। आप समझ जाएंगे कि जिस वर्ब के लास्ट में ये वर्ड है तो पास्ट पार्टिसिपल का क्या कर रही है, काम कर रही है। लेकिन वो एडजेक्टिव भी होना चाहिए तभी काम करेगी भाई। पता चले आप कहीं वर्ब का थर्ड फॉर्म लिख रहे हो कि तो सर जी ये पास्ट पार्टिसिपल है, ऐसा नहीं। वो एडजेक्टिव की काम करनी चाहिए, उसके तुरंत बाद नाउन होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो हमारा लॉस्ट आया है ये हमारा क्या है, पास्ट पार्टिसिपल है। क्या है भाई? पास्ट पार्टिसिपल है, लेकिन ये भाई एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, ये बात याद रखिएगा। चलिए भाई नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में जैसे मैंने कहा दोज पेंटेड चेयर, दोज पेंटेड चेयर्स लुक नाइस। जो चेयर थी जिन पे पेंट हो चुका है कैसी लग रही हैं? सुंदर लग रही हैं, अच्छी दिख रही हैं। तो चेयर हमारी क्या है भाई? ये नाउन है, एन फॉर नाउन, ये वी फॉर वर्ब है। लेकिन अगर बात करें कि कैसा पार्टिसिपल है, देखो भाई वर्ब का थर्ड फॉर्म लास्ट में ईडी है, तो ये हमारा कैसा हो गया? पास्ट पार्टिसिपल हो गया। कोई दिक्कत समस्या भाई? आप कहेंगे जी नहीं सर। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखेंगे, एग्जाम्पल नंबर थर्ड। टाइम लॉस्ट, टाइम लॉस्ट इज लॉस्ट फॉर एवर, is lost forever। टाइम लॉस्ट इज लॉस्ट फॉर एवर। भाई एडजेक्टिव जो है याद रखिएगा नाउन के पहले और नाउन के बाद दोनों तरफ आ सकता है। टाइम हमारा क्या है? नाउन है, और ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है जो कि हमारा किसकी तरह है? खो चुका समय, खो चुका समय। तो समय कैसा है? खो चुका। तो ये जो हमारे लॉस्ट है ये भी क्या है? पास्ट पार्टिसिपल है। क्या है? पास्ट पार्टिसिपल है। समझ में आई बात? आप कहेंगे सर बिल्कुल आई सर समझ में बात। चलिए भाई नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 में जैसे मैंने कहा द पेंटेड वॉल, द पेंटेड वॉल लुक्स, द पेंटेड वॉल लुक्स नाइस। आप लोगों को राइटिंग समझ में आ रही है कि नहीं बता दीजिएगा भाई। देखिए वॉल मीन्स दीवार होता है। क्या है? दीवार। ये हमारी क्या है? एक नाउन है। नाउन से पहले पेंटेड आया है, ये वर्ब है हमारी जो एडजेक्टिव की तरह यूज हो रही है। ये किस क्या बन गई? हमारी पास्ट पार्टिसिपल है। कैसी है? वर्ब में पूछा जाए कि क्या है ये, तो पास्ट पार्टिसिपल है। क्या है भाई? पास्ट पार्टिसिपल है। आशा कर रहा हूँ आपको कि समझ में आ गया होगी कि पास्ट पार्टिसिपल क्या होते हैं। बशर्ते आपको बस इतना याद रखना है कि पास्ट पार्टिसिपल जो होते हैं वो ट्रांसिटिव वर्ब से मिलकर बने होते हैं। ये सेंटेंस में जब यूज होते हैं तो ये बताते हैं कि कोई काम हो चुका है फिर, ठीक है, और लंबे समय से वो क्या है इसमें यूज में नहीं है। ठीक है, वो काम हो चुका है और लंबे समय से वो प्रोग्रेस में नहीं है, तो काम को कंप्लीट होना बताते हैं। इनकी पहचान भी मैंने बता दी आपको कि जो वर्ब आएगी उसके लास्ट में ईडी, डी, एन, ई एन, टी होगा और वो नाउन से पहले आएगी वर्ब, तो हम समझ जाएंगे कि वो क्या है? पास्ट पार्टिसिपल है। क्या है भाई? वो पास्ट पार्टिसिपल है। समझ में आ गई बात? चलिए भाई नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे हम अब परफेक्ट पार्टिसिपल। नेक्स्ट हेडिंग क्या हो जाएगी हमारी? परफेक्ट पार्टिसिपल।
थर्ड टाइप है भाई ये हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल के बारे में समझना है। आखिर परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है, तो लिखेंगे अपार्ट फ्रॉम दिस टू सिंपल participles there are also perfect participle, ठीक है। चलिए इसी के जस्ट नीचे से लिखेंगे sometimes the second action begins only after the first has been, थोड़ा ऊपर को चला गया ये, the first has been completed, in that case we convert the verb denoting the first action into a participle। चलिए भाई जो मैंने लिखा है इसको मैं एक बार एक्सप्लेन किए दे रहा हूँ, समझा देता हूँ आपको। मैंने लिखा है परफेक्ट पार्टिसिपल के बारे में हमें समझना है। जो हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल होता है, ये जो हम अभी दो पार्टिसिपल पढ़ चुके हैं यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल, इन दोनों पार्टिसिपल्स में अगर क्या होता है कि एक और सेंटेंस आए और वो पहले हो जाए, उसके बाद दूसरा सेंटेंस होता है, मतलब एक काम हो जाने के बाद दूसरा काम होता है, इस चीज़ को बताने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, परफेक्ट पार्टिसिपल कहते हैं। उन सेंटेंसेस से भी हम क्या बना सकते हैं, उनका भी हम क्या बना सकते थे, पास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल बना सकते थे। क्या बना सकते थे, परफेक्ट पार्टिसिपल बना सकते थे। अब बात लिखी बाद में हमने जो लिखा है समटाइम्स, कभी कभी क्या होता है कि जब दूसरा एक्शन तभी होता है, दूसरा एक्शन तभी शुरू होता है जब पहला एक्शन पूरा हो चुका होता है। अब जो एक्शन पहले पूरा हो चुका है उसको बताने के लिए आपको एक वर्ब यूज करनी पड़ती है। क्या यूज करनी पड़ती है कि ये काम जो है हमारा ऑलरेडी हो चुका है, पहले ये काम हम सर पहले कर चुके हैं, उसके बाद दूसरा काम कर रहे हैं, उस वर्ब को, उस एक्शन को बताने के लिए, उस काम को बताने के लिए एक वर्ब यूज की जाती है। उस वर्ब को ही यूज करते हैं हम, उस वर्ब को ही हम कहते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। क्या कहते हैं, उस वर्ब को ही हम कहते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। एक ऐसी वर्ब जो ये बताती है कि सर एक काम, पहला काम, ये जो काम है पहला, ये काम पूरा हो चुका है, फिर उसके बाद ये दूसरा काम हुआ है। जो वर्ब यह बताती है कि यह पहला काम जो है वो हो चुका है, उस वर्ब को ही हम क्या कहते हैं, परफेक्ट पार्टिसिपल कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, उसको हम परफेक्ट पार्टिसिपल कहते हैं। चलिए भाई यहाँ आप लोगों को नीचे दिख रहा है कि नहीं, थोड़ा अगर दिख रहा है तो मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाना चाहता हूँ कि आखिर परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है। जैसे मैंने कहा, देखिए भाई एग्जाम्पल लिखा मैंने लिखा having delivered the message, he left immediately। क्या लिखा मैंने, हैविंग डिलीवर्ड द मैसेज ही लेफ्ट इमीडिएटली। जैसे ही मैसेज उसके पास पहुंचा, वह तुरंत ही वहां से निकल गया। देखिए भाई, पहले मैसेज पहुंचा होगा, आप कहेंगे सर बिल्कुल, जब तक मैसेज नहीं पहुंचता तो वहां तक कैसे निकल जाता। तो
पहले उसके पास मैसेज पहुंचा, फिर वो भागा, वहां से निकला, तो देखिए भाई हैविंग डिलीवर्ड, ये डिलीवर्ड आया है, वर्ब की एक ऐसी वर्ब आई डिलीवर्ड, मैसेज पहुंचना, ये डिलीवर्ड लिखा हुआ है, वर्ब हमारी वहां पे पहुंच गई, मतलब कि जो हमारा इंफॉर्मेशन थी वो वहां पे मैसेज था जो पहुंच गया, तो जो वर्ब हमारी है डिलीवर्ड, ये क्या कर रही है यहाँ पर, ये डिलीवर्ड हमारी रिप्रेजेंट कर रही है कि यहाँ पे कोई चीज हो चुकी है। अब हैविंग डिलीवर्ड ये हमारा पूरा रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये हमारा क्या है, परफेक्ट पार्टिसिपल है, सर जी ये चीज हो चुकी है, हैविंग पार्टिसिपल मैसेज पहुंच चुका था, फिर उसके बाद वो वहां से निकला था, तो मैसेज पहुंच चुका था, ये हैविंग डिलीवर्ड हमें बता रहा है कि सर काम पहले ये वाला हो चुका है, उसके बाद वो भागा है, तो ये जो हैविंग डिलीवर्ड आया है ये हमारा क्या हो गया, परफेक्ट पार्टिसिपल हो गया। क्या हो गया भाई, ये हमारा पूरा पार्ट परफेक्ट पार्टिसिपल हो गया। हैविंग भी हमारी वर्ब होती है और ये डिलीवर्ड भी हमारी वर्ब है, इन दोनों वर्ब से पता चल गया हमें कि मेरा काम जो है हो चुका है। चलिए भाई समझ में आया। अगर हम मैं बात करूं दूसरे एग्जाम्पल की, तो दूसरे एग्जाम्पल में जैसे मैंने कहा हैविंग टॉट, having having taught the lesson, having taught the lesson, the teacher went away, the teacher went away, जो टीचर थे वो क्या हो चुके, जैसे सर ने पूरा लेसन पढ़ा दिया था, वो हमें पढ़ा चुके थे, चैप्टर पढ़ा चुके थे, चैप्टर पढ़ाने के बाद सर जी जो है क्लास से चले गए, भाई उनका क्लास का जो चैप्टर पढ़ाना था वो पढ़ा चुके, तो उसके बाद वो क्या हो जाएंगे, चले जाएंगे। तो ये है भाई, अब हमारे सामने क्या लिखा है, हैविंग टॉट, पढ़ाने के बाद, मतलब चैप्टर जो था वो उसको पढ़ा चुके थे, उसके बाद सर जी चले गए, तो काम पहले पूरा हो चुका है कि नहीं, तो हैविंग टॉट हमारा ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि सर पहले उन्होंने लेसन पढ़ाया, फिर उसके बाद वो चले गए, तो ये हैविंग टॉट हमारा क्या हो गया, परफेक्ट पार्टिसिपल हो गया। भाई क्या हो गया, ये परफेक्ट पार्टिसिपल हो गया। समझ में आ गई बात की नहीं? अगर समझ में आ गई तो अच्छी बात है भाई, अगर नहीं आई तो कोई बात नहीं, पहले आप ये सारा नोट कर लीजिए, फिर मैं अगली स्लाइड पे आपको इसके कुछ एग्जाम्पल्स और करा रहा हूँ और आगे की चीजें हम सीखेंगे। चलिए नोट डाउन कर लीजिए आप लोग फटाफट। जैसे मैंने कहा having said these words, having said these words, he disappeared into the dark, ये कुछ वर्ड कह के वो क्या हो गए अंधेरे में। पहले उन्होंने भाई कुछ वर्ड्स कहे होंगे, पहले उन्होंने कुछ वर्ड्स कहे, फिर उसके बाद वो क्या हो गए, तो हैविंग सेड, तो ये हमारा क्या हो गया, परफेक्ट पार्टिसिपल। क्या हो गया भाई, आप कहेंगे सर परफेक्ट पार्टिसिपल हो गया। समझ में आ गई बात? चलिए भाई नेक्स्ट बात करते हैं हम, तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे ज्वाइनिंग सेंटेंस विद पार्टिसिपल। पार्टिसिपल जो होते हैं हमारे, उनकी हेल्प से हम दो सेंटेंसेस को कैसे ऐड करते हैं, उसके बाद जोड़ते हैं, इस चीज को हमें समझना है। जैसे मैंने एग्जांपल में कहा मीनू शॉ अ कैटरपिलर, मीनू शो अ कैटरपिलर, फुल स्टॉप, नेक्स्ट सेंटेंस स्टार्ट होता है द कैटरपिलर was crawling towards her। जैसे मैंने लिखा मीनू सो अ कैटरपिलर, द कैटरपिलर वाज क्राउलिंग टुवर्ड्स हर। मीनू थी जो उसने एक कैटरपिलर को देखा, वो क्या था, मीनू की तरफ आ रहा था। अब हमारे सामने ये सब कुछ लिखा है, अब इस दोनों सेंटेंस को, एक सेंटेंस देखिए दा के बाद दूसरा सेंटेंस, और ये मीनू यहाँ से एक सेंटेंस है, एक दूसरा सेंटेंस ही है। हमें इन दोनों सेंटेंस को क्या करना है, जो पार्टिसिपल हम पढ़ रहे थे, प्रेजेंट पार्टिसिपल पढ़ा आपने, पास्ट पार्टिसिपल पढ़ा, परफेक्ट पार्टिसिपल पढ़ा,
इसकी हेल्प से आपको क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है। चलिए देखते हैं कैसे ऐड करना होता है, समझते हैं। देखिए भाई ऐड कैसे करेंगे, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इसका मैं आंसर लिख रहा हूँ, मतलब कि आंसर इसलिए लिखा कि मैं इसको बता रहा हूँ ऐड करके। देखिए मीनू ने देखा, तो पहले मीनू ने देखा होगा, उसी के बाद कुछ हुआ है, आप कहेंगे बिल्कुल, तो ये एज लिखेंगे, मीनू मीनू शॉ द कैटरपिलर, मीनू शॉ द कैटरपिलर। अब आप कहेंगे सर आपने आ की एक ही जगह आ की जगह दा क्यों लगा दी। देखिए भाई मीनू ने कैटरपिलर देखा तो वो फिक्स है, स्पेसिफिक हो गया कि ये वाला कैटरपिलर की बात चल रही, उसने ये वाला कैटरपिलर देखा था और यही कैटरपिलर क्या है, आगे उसकी तरफ आ रहा था, स्पेसिफिक हो गया। इसलिए उसको बताने के लिए मैंने क्या लिखा, मीनू सॉ द कैटरपिलर लिखा है। क्या लिखा, द कैटरपिलर। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा भाई, थोड़ा आपको थोड़ा समझने की जरूरत है। देखिए भाई यहाँ पे आ कैटरपिलर क्या है, ऑब्जेक्ट है। क्या है, ऑब्जेक्ट। जब हमारा अगला सेंटेंस शुरू हुआ तो जो कैटरपिलर था वो द कैटरपिलर के साथ क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया, और उसने अपने साथ क्या ले ली, हेल्पिंग वर्ब ले ली। अब हमने क्या किया, यहाँ द कैटरपिलर तो हम लिख चुके हैं, अ कैटरपिलर ये हमारा, अब हमें इसको पूरा कन्वर्ट करना है। इसको हम क्या करेंगे, जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जब कॉमन होता है तो उसमें से एक बार लिखा जाता है, उसको हमने यहाँ लिख दिया द कैटरपिलर। क्या लिख दिया, द कैटरपिलर लिख दिया। ए वॉज हमारी हेल्पिंग वर्ब, हम इसको टर्मिनेट कर देंगे क्योंकि अब हम क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपल के साथ उसको ऐड कर रहे हैं। तो बाकी का जो वर्ब की आईएनजी के साथ जो लिखा है, क्राउलिंग टुवार्ड्स हर, अब हम ये पूरा लिख देंगे। मीनी सो द कैटरपिलर, तो यहाँ लिखेंगे कैटरपिलर के बाद लिखेंगे क्राउलिंग, क्राउलिंग टुवार्ड्स हर। देखिए भाई समझ में आया कि नहीं, मैंने क्या लिखा, मीनू सो द कैटरपिलर, ये लिख दिया। आ कैटरपिलर और द कैटरपिलर दोनों में कॉमन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसलिए हमने इसको एक बार लिखा। समझ में आ गई बात। बाकी की जो हमारी हेल्पिंग वर्ब थी वॉज, इसको हमें टर्मिनेट करना है क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, इसको पार्टिसिपल के साथ कनेक्ट कराना चाह रहे हैं। तो पार्टिसिपल के साथ कनेक्ट कराएंगे तो डायरेक्ट पार्टिसिपल आएगा, मतलब वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ जाएगा और हमारा क्या आ जाएगा, बाकी का पूरा सेंटेंस एज आ जाएगा। समझ में आई बात, आप कहेंगे सर बिल्कुल आई। चलिए हम नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल मैंने कहा, he saw some sparrow, he saw some sparrows, एक सेंटेंस हो गया। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है, they were gathering twigs and grass for nests, घोंसलों के लिए। ठीक है, चलिए भाई अब हमारे सामने दो सेंटेंस हैं। एक सेंटेंस तो हो गया हर सो सम स्पैरोस, और दूसरा सेंटेंस है हमारा हो गया दे से लेके नेस्ट तक। अब हमें इन दोनों सेंटेंस को क्या करना है, हमें इन दोनों सेंटेंस को ऐड करना है। क्या करना है, ऐड करना है पार्टिसिपल की हेल्प से। देखिए कैसे करेंगे, तो सबसे पहले उसने कुछ देखा होगा तो हम ये एस्टेज लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ही शो सम स्पैरोस, भाई उसने कुछ ही स्पैरोस देखी हैं तो हमने लिख दिया सी सॉ सम स्पैरोस। अब देखो सम स्पैरोस के लिए हमने यहाँ पे क्या यूज किया, दे यूज किया। इस दे के हिसाब से यहाँ पे बर आई। बस हमें क्या करना है, अब हम क्या करेंगे, जब हम जिसको पार्टिसिपल के साथ कनेक्ट कराना चाह रहे हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अंडरस्टूड हो जाता है। बाकी की हम यहाँ वर्ब की आईएनजी के साथ पूरा एस्टेज लिख देंगे। तो क्या होगा, ही सॉ सम स्पैरोस gathering twigs and grass for nests। समझ में आई बात। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, जैसे मैंने कहा जॉन देखिए भाई मैंने जैसे अभी आपको उसमें कोई दिक्कत आई, पहले सेकंड वाले क्वेश्चन में बता दीजिए भाई, कोई दिक्कत है तो बताइए, नहीं है तो फिर मैं नेक्स्ट एग्जांपल समझा रहा हूं। जॉन शो अ टाइगर, जॉन शो अ टाइगर, ठीक है।
देखिए भाई हमने क्या लिखा, जॉन सो अ टाइगर, ठीक है, जॉन ने क्या देखा, एक टाइगर देखा। अब जॉन ने टाइगर देखा तो वो अपनी जान बचाने के लिए भागेगा। जॉन रन्स फॉर हिज लाइफ। क्या लिखा, मैंने लिखा जॉन सो अ टाइगर, जॉन रन्स फॉर हिज लाइफ। यहां रन्स की जगह अगर हम रैन लिखें, रैन, रन, रैन, रन, ठीक है, वो अपनी जान बचाने के लिए दौड़ा था। जॉन ने जैसे टाइगर को देखा तो वो अपनी जान बचाने के लिए क्या हो गया, दौड़ना स्टार्ट कर दिया। सिंपल सी बात है, अगर टाइगर को आप देख लोगे तो वहां खड़े होगे, कहोगे नहीं आजा भैया आजा आजा आजा, कहोगे क्या, नहीं कहोगे। जैसे टाइगर को देखा तो आप क्या करोगे भैया, 1 2 11 9 2 11 हो लोगे कि टाइगर हमें ना देख पाए और उससे पहले हम क्या हो जाए, 9 2 11 हो जाए, भाग जाए। तो ऐसे ही जॉन ने देखा। अब हमें क्या है कि हमें इसको क्या करना है, पार्टिसिपल के कनेक्ट करके हमें इसको लिखना है। तो हम कैसे लिखें, देखो भाई इसमें जॉन सब्जेक्ट यहाँ पे भी है और जॉन यहाँ पे भी सब्जेक्ट है। इसको हम क्या करेंगे, जो लिखा है सो अ टाइगर, तो हमें इसको सो अ टाइगर को हम लिखेंगे, जॉन हटा देंगे। अब हमें यहाँ पे इसकी अगर हम दूसरे फॉर्म में लिखेंगे, पार्टिसिपल के साथ ऐड करेंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे सीइंग अ टाइगर, सीइंग अ टाइगर, कॉमा लगाएंगे, फिर हम लिखेंगे जॉन, जॉन रैन फॉर हिज, जॉन रन फॉर हिज लाइफ। तो जो है जॉन जो है वो अपनी लाइफ बचाने के लिए भाग गया। तो हमें इस तरीके से लिखना था, सीइंग अ टाइगर, फिर कॉमा यूज करेंगे, जॉन रैन फॉर हिज लाइफ, और जान बचाने के लिए वो क्या हो गया, भाग गया। समझ में आई बात। चलिए अगर आपको ये चीज समझ में आ गई तो बस अब हमारा थोड़ा ही टॉपिक रह गया है, इसमें पार्टिसिपल में पूरा कंप्लीट होने वाला है। इसके बाद हमें ये सीखना है एरर्स इन पार्टिसिपल। पार्टिसिपल में कैसे एरर्स बनते हैं, कैसी क्या चीजें बनती हैं, हमें बस लास्ट टॉपिक में यही पढ़ना है और हमारी आज की क्लास कंप्लीट हो जाएगी। चलिए पहले आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम बढ़िया आराम से लास्ट टॉपिक और करना है। तो आपको जैसा कि हेडिंग में दिख रहा है, एरर्स इन द यूज ऑफ पार्टिसिपल। पार्टिसिपल का यूज करते हैं हम, तो हम कभी क्या करते हैं, पार्टिसिपल का यूज करते करते हम कुछ मिस्टेक्स ऐसी कर देते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। मिस्टेक्स हो जाती हैं, नंबर्स कट जाते हैं। इसलिए हमें उन मिस्टेक्स को समझना है कि हम पार्टिसिपल का जब यूज करते हैं तो हम क्या मिस्टेक्स कर सकते हैं। चलिए भाई समझते हैं। जैसे लिखा है आपके सामने एग्जाम्पल नंबर 1, मूविंग फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर आई वॉच द हनी बी। अब आपके मन में तुरंत आया होगा, आपने कहा आई वॉच्ड ही हनी बी, और यहाँ आई है और यहाँ मूविंग लिखा है, जीरेंड के सॉरी पार्टिसिपल के साथ सेंटेंस जुड़ा हुआ है, यहाँ सब्जेक्ट आई है, तो हम यहाँ लिख देंगे आई, और हम क्या आंसर लिखेंगे इसका फटाफट से। हमारे दिमाग में आइडिया, आई इज मूविंग, या आई इज की जगह आप एम भी लिख सकते हैं, आई एम मूविंग फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर। अब आपने ये लिखा भाई इसमें, बाकी ये तो सेम रहेगा। देखिए भाई आपने क्या किया, आपका बुद्धि विवेक कितना जल्दी अच्छा था कि आपने इतना कॉमन सेंस लगाया कि सर हमारे पास जो सेंटेंस लिखा है एग्जाम्पल नंबर 1, इसमें मूविंग आया है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है और ये प्रेजेंट पार्टिसिपल में जुड़ा हुआ है, तो हम इसमें आई कॉमन सब्जेक्ट है तो आई ले लेंगे, आई एम मूविंग फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर। भैया ये बताओ, ये आपने जो लिखा है ये बिल्कुल गलत है। क्या है, ये बिल्कुल गलत है। आप अगर इस तरीके से वहां सेंटेंस मैच करेंगे कि हम इसका राइट फॉर्म जो है सही फॉर्म ये है, और अगर आप ऐसे लिखोगे तो पूर्णतः गलत है भैया। अब आप कहोगे सर जी कैसे गलत है, देखो भाई आई एम मूविंग फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर, क्या आप इतनी फ्री थे कि आपने इस फूल के पास गए, अच्छा इसमें हनी भी है, अच्छा इसमें हनी भी है। आप कभी भी हर एक फूल को देखने गए क्या, आप कभी नहीं जा सकते। आप इतने अच्छे महानुभाव नहीं है कि आप हर एक फ्लावर को देखने जाएं कि कहाँ किस फ्लावर के साथ क्या हो रहा है। तो आप नहीं जा रहे थे, जा कौन रही थी, मधुमक्खी जा रही थी। क्या जा रही थी, मधुमक्खी जा रही थी, आप नहीं जा रहे थे। और यहाँ लिख रहा है कि हम, यहाँ आपने लिखा आई एम मूविंग, मैं जो था वो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर के पास जा रहा था हनी बी को देखने के लिए। ये बिल्कुल गलत सेंस है। अब चलिए समझते हैं कि इसका राइट आंसर क्या बनेगा। तो राइट आंसर इसका जो बनता हमारा वो ये बनता, इसका राइट आंसर
इसका जो करेक्ट आंसर बनता आपको जो पहले लिखा हुआ है आई वॉच्ड द हनी बी, मैंने हनी बी को देखा था। तो पहले आपने देखा होगा तभी तो देखा है कुछ कहोगे, तो आपको पहले क्या लिखना था, आप लिखते आई वॉच्ड द हनी बी, आई वॉच्ड द हनी बी, आपने हनी बी को देखा। हनी बी जो थी क्या थी, मधुमक्खी, वो एक पेड़ फ्लावर से दूसरे फ्लावर की ओर जा रही थी। तो हम उसके बाद एक मूविंग लिखा है, इसको ऐड करेंगे, मूविंग, क्या लिखेंगे, मूविंग फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर, फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर। समझ में आई बात कि नहीं भाई? बिल्कुल समझ में आई होगी। चलिए भाई, अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, एग्जांपल नंबर 2 की, बीइंग अ कोल्ड डे वी कुड नॉट, मैं इस एग्जांपल को थोड़ा ऊपर लिख रहा हूं, बीइंग अ कोल्ड डे वी कुड नॉट गो आउट फॉर अ स्ट्रॉल। ठीक है भाई, ये हमारे सामने क्या हो गया, एक एग्जांपल हो गया। अब आपको क्या करना है, इस एग्जांपल को आपको पार्टिसिपल का यूज करके सही फॉर्म में लिखना है। सॉल्यूशन, अब आपने, अरे सॉल्यूशन नहीं भाई, देखिए इसका आंसर क्या बनेगा। आपने देखा बीइंग अ कोल्ड डे, तो आप कहेंगे सर बी सब्जेक्ट है तो यहाँ पे भी बी आ जाएगा। आप लिखेंगे क्या, बीइंग अ कोल्ड डे, आपने लिखा, आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल सही लिख रहे हैं हम, लेकिन सर ये बिल्कुल गलत है। क्या है, ये बिल्कुल गलत है। भाई आप ठंडे थे कि मौसम ठंडा था? भाई बाहर मौसम ठंडा है, आप थोड़ा सी ठंडे हैं। भाई यहाँ पे आप जो लिखा है बीइंग अ कोल्ड, इसका मतलब है जो हम जो थे बहुत ठंडे थे, आप ठंडे नहीं थे भाई, मौसम बहुत ठंडा था। ठीक है, कैसा था मौसम, जब कोई चीज नॉन लिविंग थिंग्स होती है और वो सब्जेक्ट की तरह, अगर उसको सब्जेक्ट बनाना है तो उसके लिए हम प्रोनाउन यूज करते हैं इट। क्या प्रोनाउन यूज करते हैं, इट। तो यहाँ हमें इसका सही फॉर्म लिखने के लिए हमें क्या यूज करना था, हमें ऐसा लिखना था, इट being a cold day, it being a cold day, फिर हम क्या लिखते हैं, क्या लिखा था, we could not go out for strolling, go out for a stroll। तब आपको इस तरीके से लिखना था, ये हमारा करेक्ट आंसर है। इसी चीज को हम एक तरीके से और लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, आप एक प्रीपोजिशन यूज करेंगे सिंस इट बीइंग कोल्ड, सिंस इट बीइंग अ कोल्ड डे, ठीक है। फिर हम आगे लिख देंगे, कॉमा नहीं यूज करेंगे, वी कुड नॉट गो आउट फॉर अ स्ट्रॉल। आप इन दो तरीके से अगर आप सेंटेंस को लिखेंगे तो दोनों तरीके से आपका सेंटेंस जो एकदम करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए भाई, समझ में आ गया होगा आपको, ये समझ में आ गया कि नहीं? चलिए आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। चलिए लास्ट क्वेश्चन लिखा है, गोइंग टू स्कूल ही सॉ अ स्नेक। इसका करेक्ट फॉर्म बताइए भाई। देखिए गलत फॉर्म में हम क्या लिखेंगे, आई गोइंग या ही गोइंग टू स्कूल, हम लिखेंगे क्या, ही गोइंग टू स्कूल। मैं इसका एक्चुअली यहाँ पे लिख रहा हूँ, आपको दिखे, आप इसको क्या लिखते हैं, ही, यहाँ पे आप इस भी लगा लेंगे, ही इज गोइंग टू स्कूल, ही इज गोइंग टू स्कूल ही सॉ अ स्नेक। आप कुछ इस तरीके से कहते हैं, लेकिन ये क्या है, हमारा गलत है। क्या है भाई, गलत है, ऐसा नहीं करना है। पहले आपने सांप को देखा होगा, ठीक है, तभी तो। लेकिन देखिए हम किसको कैसे लिख सकते हैं, इसका जो राइट फॉर्म बनेगा वो हमें ऐसे लिखना होगा, ही सॉ अ स्नेक। आपने सांप देखा था, क्या करते हुए देखा था, जब आप स्कूल जा रहे थे, ही सॉ अ स्नेक, कॉमा लगाएंगे, गोइंग टू स्कूल, गोइंग टू स्कूल। जब आप स्कूल जा रहे थे तब आपने क्या देखा था, सांप देखा था। तो इस तरीके से हम इस सेंटेंस को लिखते हैं, हमारा राइट फॉर्म होता है, इसमें आपको पूरे मार्क्स मिलते हैं।
ये था हमारा एरर्स। ठीक है, हम जब पार्टिसिपल का यूज करते थे इस तरीके के एरर हमारे सामने बहुत सारे एरर्स हम कर देते हैं जो कि हमें नहीं करना चाहिए थे, इसलिए हमने आज वो भी सीख लिया। चलिए भाई, आशा करता हूँ कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, जैसे कि आपको हमारी क्लासेस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप हमारे जितने भी लोग हमारी वीडियोस देखते हैं, कमेंट बॉक्स में इतना कमेंट करना है कि आपको इस वीडियो को देखने से आपका कोई भी डाउट या कोई भी आपको प्रॉब्लम्स जो पहले इंग्लिश ग्रामर में आती थी, क्या वो आपकी ठीक हुई, आपका जो डाउट जो भी थे आपको वो सारे क्लियर हुए कि नहीं। अगर नहीं होते हैं तो आप अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, अगर होते हैं तो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें और अपना ओपिनियन हमारे साथ जरूर शेयर करें कि आपको इस वीडियो को देखने में आपको क्या सीखने को मिला। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल।